बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास को खुशामदीद। लास्ट क्लास में हमने फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 10 चल रहा था हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वो हमने मुकम्मल कर लिया था। उसके जो न्यूमेरिकल्स थे वो भी हमने तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लिया। अब हम जब 10 ईयर्स के कुछ एक आध पेपर्स को सॉल्व करेंगे तो उसमें कुछ हमारे पास हटके न्यूमेरिकल्स अगर आए उस चैप्टर के, तो हम उनको फिर वहाँ पर सॉल्व करेंगे। वैसे मेरे ख्याल में उस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे वो सारे हमने सॉल्व कर लिए, तो हमारा चैप्टर 10 भी कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, हमारा आखिरी चैप्टर है चैप्टर नंबर 5। इसका नाम है टॉर्क, इक्विलिब्रियम एंड एंगुलर मोमेंटम। एक छोटा सा चैप्टर है और इस चैप्टर में हमने बस तीन चीज़ों को ही देखना है। टॉर्क क्या होती है, इक्विलिब्रियम क्या होता है और एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होता है। लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी, एक आध सवाल आ जाता है इसमें से, बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। ना ही आपको इसको याद करने में कोई इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी इस चैप्टर को। इस चैप्टर का नाम आप अगर गौर से देखें तो आपको इसके चैप्टर के नाम में तीन टर्म्स नजर आ रहे होंगे। नंबर 1 टॉर्क, नंबर 2 इक्विलिब्रियम एंड नंबर 3 एंगुलर मोमेंटम। ये तीन चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम देखते हैं ये टॉर्क क्या होता है। TORQUE, टॉर्क की स्टडी करते हैं जी। व्हाट इज टॉर्क? अच्छा जी स्टूडेंट्स, अगर सपोज करें जी हम एक बात अगर नोट करें, हमारी एक मिसकॉन्सेप्शन ये पाया जाता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं, देखिए हमें न्यूटन के सेकंड लॉ ने, फर्स्ट लॉ ने, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने हमें ये बताया हुआ है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड। यानी न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक आप उस पर फोर्स नहीं अप्लाई करते। जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करोगे तो वो रेस्ट से उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी और वो मोशन में आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों का एक मिसकॉन्सेप्शन ये पाया जाता है कि हम समझते हैं कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो एक लीनियर मोशन पैदा होगा। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक रॉड है, ये एक रॉड है जी मेरे पास। अगर मैं इस रॉड पर ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो मेरे और आपके ख्याल यही है कि एक लीनियर मोशन पैदा होगा जी इस डायरेक्शन के अंदर। स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन होता है तो उसको हम ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन कह रहे होते हैं। तो एक ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो पैदा होता है। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन की एक टाइप होती है लीनियर। ये एक अक्सर हम सोचते हैं, अगर हम एक कुर्सी पे फोर्स लगाएंगे हमारा ख्याल है ट्रांसलेटरी मोशन पैदा होगा, लीनियर मोशन पैदा होगा। अगर हम एक डेस्क पर फोर्स लगाएंगे तो भी ये ख्याल है। लेकिन बाज़ औक़ात अगर हम एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो ट्रांसलेटरी मोशन के बजाय रोटेटरी मोशन पैदा होना शुरू हो जाता है। यानी वो ऑब्जेक्ट गोल घूमने लग जाएगा, रोटेटरी मोशन पैदा हो जाता है उसके अंदर। मोशन की टाइप्स होती हैं, आपने पढ़ा होगा ट्रांसलेटरी मोशन, उसमें फिर टाइप्स होती हैं लीनियर और कर्विलीनियर। फिर इसी तरह एक रोटेटरी मोशन होता है। सर्कुलर मोशन जो है वो ट्रांसलेटरी की टाइप होती है। बहरहाल उस पर हम जाना नहीं चाह रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो ज़्यादातर ट्रांसलेटरी मोशन पैदा होता है। ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना शुरू कर देगा। लेकिन एक सिनेरियो ऐसा आएगा कि अगर हम उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो ट्रांसलेटरी के बजाय रोटेटरी मोशन पैदा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट गोल घूमने लग जाएगा। ये कब होता है जी? जब हमारे पास उस ऑब्जेक्ट में सेंटर ऑफ एक्सिस पाया जा रहा हो। ये है दी सेंटर ऑफ एक्सिस। यानी कि आप यूं कह लो कि ये जो सेंटर है यहाँ से ऑब्जेक्ट फिक्स हुआ हुआ है। ज़रूरी नहीं है यहाँ से, आप साइड से भी, कहीं से भी ऑब्जेक्ट को अगर आप फिक्स कर दो, ऑब्जेक्ट को अगर आप एक पॉइंट से फिक्स कर दोगे, फिर जब आप उस पर फोर्स लगाओगे तो रोटेटरी मोशन पैदा होगा। मिसाल के तौर पे अभी आप ज़रा इमेजिन करें, ये रॉड है, इस पर कोई सेंटर ऑफ एक्सिस नहीं है। अब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो ये ऐसे जाएगा। अब सपोज करें जी मैंने इसको इस पॉइंट से ना, ए पॉइंट से इसको पकड़ के रख लिया है, ये फिक्स हो गया है। अब मैं जब इस पर फोर्स अप्लाई करूंगा तो अब ये गोल घूमने लग जाएगा। ये जो रॉड है ये स्ट्रेट नहीं जाएगी, ये ऐसे गोल घूमने लग जाएगी ड्यू टू दिस सेंटर ऑफ एक्सिस। ये यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सिस आ गया। इसकी एग्जाम्पल्स देता हूँ मैं आपको जी, इसकी एग्जाम्पल देता हूँ। ये सपोज करें आपके पास दरवाजे होते हैं, ये आपके पास दरवाज़ा है जी, ये एक है डोर। ठीक है, आप जब डोर पे फोर्स लगाते हो तो डोर जो है वो रोटेटरी मोशन शो करता है।
डोर ऐसे मूव करना शुरू करेगा, वो तो चौखट आ जाती है तो दरवाज़ा थोड़ा सा बंद हो जाता है, बस थोड़ा सा ही मोशन होता है तो चौखट की वजह से रुक जाता है। अगर ये चौखट ना हो तो दरवाज़ा आपका ऐसे गोल घूम रहा है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ से फिक्स किया हुआ है दरवाजे को। ये हो गया जिसका सेंटर ऑफ एक्सेस। दरवाजे को आप यहाँ से कब्जा लगा के फिक्स कर देते हो ना, यानी आपने बॉडी को एक जगह से फिक्स कर दिया, सेंटर ऑफ एक्सिस आ गया। अब इसके अंदर जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो रोटेटरी मोशन पैदा हो रहा है। आपने पार्कों में एक ऐसा झूला लगा हुआ देखा होगा कि एक रॉड होती है और उसको जो है यहाँ से बीच से पकड़ा हुआ होता है, इसको हम कहते हैं सी सॉ। यहाँ पर भी जब मैं फोर्स अप्लाई करूँगा तो ये सी सॉ गोल घूमता है, ये ऊपर की तरफ ये ऐसे आएगा, ये नीचे की तरफ आएगा। अगर आप उसका मोशन कंप्लीट कर दो तो ये गोल घूम रहा है। यहाँ पे ये आ गया जी सेंटर ऑफ एक्सिस। आपने अक्सर देखा होगा जी कि हमारे पास ये नट है, ये क्या है, नट। अब हम इसमें पाना फिक्स कर देते हैं, पाना फिक्स कर दिया जी हमने ये नट के अंदर। अब जब मैं इस पाने पर यहाँ से फोर्स अप्लाई करूँगा तो यहाँ पर भी रोटेटरी मोशन पैदा होता है, पाना गोल घूमेगा। क्यों? ये आ गया जी सेंटर ऑफ एक्सिस, पाने को मैंने यहाँ से फिक्स कर दिया। तो अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर सेंटर ऑफ एक्सिस प्रोवाइड कर दूं, उस ऑब्जेक्ट को एक जगह से पकड़ लूं, फिक्स कर दूं एक जगह से, तो फिर उस पर लगने वाली फोर्स गोल मोशन पैदा करती है। इस गोल मोशन को हम कह रहे होते हैं टॉर्क। अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट में ट्रांसलेटरी मोशन पैदा हो रहा है तो फिर तो ये फोर्स है। लेकिन अगर फोर्स एक ऐसे ऑब्जेक्ट में लगाई जाती है जिसमें सेंटर ऑफ एक्सिस पाया जा रहा है तो फिर हम ये कहते हैं कि इस फोर्स ने टॉर्क प्रोड्यूस किया है। क्या प्रोड्यूस किया है? टॉर्क प्रोड्यूस किया है। और टॉर्क प्रोड्यूस होने की वजह से आपका ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है। और एग्जाम्पल देते हैं जी, आपके पास ये है जी घड़ी, ये घड़ी है। अब घड़ियों में आपने लगा हुआ देखा होगा जी सुइयाँ लगी हुई होती है, ये निडल्स होती है, आवर की निडल होती है, एक मिनट्स की निडल होती है। दे ऑल आर फिक्स फ्रॉम दिस पॉइंट। ये सारी जो निडल्स होती हैं आपकी, यहाँ से आपने उनको पकड़ा हुआ है, ये सेंटर ऑफ एक्सिस है। तो अब जब इस निडल पे फोर्स लग रही होती है तो ये निडल कैसे घूम रही होती है? गोल घूम रही होती है, गोल घूम रही होती है। अगर आप यहाँ से ये नट खोल दो, अगर आप ये नट खोल दो, अब ये आपकी सुई है जो कि कहीं से फिक्स नहीं है। अब जब आप इस पे यहाँ से फोर्स लगाओगे, अब ये रोटेट नहीं करेगी, अब ये ऐसे मूव करेगी, थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगी। सेंटर ऑफ एक्सिस दोगे तो फिर ये गोल घूमेगी, सेंटर ऑफ एक्सिस नहीं दोगे तो ये स्ट्रेट जाएगी। गाड़ी के टायर को देख लो आप, गाड़ी का टायर बीच में से फिक्स हुआ हुआ होता है, तो जब हम गाड़ी के टायर पे फोर्स लगाते तो वो गोल घूम रहा होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हम सेंटर ऑफ एक्सिस प्रोवाइड कर दें तो वो रोटेट होना शुरू हो जाता है, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाती है उसके अंदर। अगर सेंटर ऑफ एक्सिस नहीं होगा तो स्ट्रेट घूमेगी। आपके हाथ में पेन है जी, सपोज करें ये आपके पास एक पेन है, पेन है, आप इसको कहीं से नहीं पकड़े, कहीं से नहीं पकड़ा हुआ, कहीं से फिक्स नहीं किया हुआ, कोई सेंटर ऑफ एक्सिस नहीं है। आप अपनी उंगलियों की मदद से, ये आपकी उंगली है, आप अपनी उंगलियों की मदद से ऐसे इस पर फोर्स लगाओगे, चेक कर लो, ये ऐसे रोल होके स्ट्रेट मोशन आएगा, इसमें सीधा जाएगा, लीनियर मोशन। अब आप क्या करो जी, आप दूसरे हाथ से यहाँ से इसको पकड़ लो, इस पेन को। अब आपने ये सेंटर ऑफ एक्सिस प्रोवाइड कर दिया। आपने पेन को एक तरफ से पकड़ लिया, आपने एक तरफ से उसको फिक्स कर दिया, सेंटर ऑफ एक्सिस प्रोवाइड कर दिया। अब जब आप इसमें फोर्स लगाओगे तो अब ये ऐसे लीनियर मोशन नहीं आएगा इसमें, अब ये ऐसे गोल घूमना शुरू कर देगा, थोड़ा सा गोल घूमेगा। कंप्लीट कर लोगे तो पूरा चक्कर हो जाएगा। करके देख लो, एक सिरे से आप पेन को पकड़ के रखो, फिर दूसरी उंगली से आप जब फोर्स लगाओगे आपको सुई की तरह ये पेन रोटेट होता हुआ नजर आएगा। तो दिस इज टॉर्क, कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सिस आ जाता है, उस ऑब्जेक्ट को अगर हम एक पॉइंट से पकड़ लेते हैं, फिक्स कर देते हैं, उसको आप कहते हो। क्योंकि ये जो सेंटर होता है ना सर्किल्स का, ये नहीं घूमता है, सेंटर फिक्स हुआ हुआ होता है। सेंटर ऑफ द सर्किल कैन नॉट बी रोटेट, वो नहीं घूमता। तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर सेंटर ऑफ एक्सिस प्रोवाइड कर दें, एक ऑब्जेक्ट को हम एक जगह से पकड़ लें, तो वो पकड़ने वाला पॉइंट सेंटर ऑफ एक्सिस कहलाएगा। अब जब इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई जाएगी तो टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा, ऑब्जेक्ट गोल घूमने लग जाएगा। इस टर्निंग इफेक्ट को हम कह रहे होते हैं टॉर्क। दिस इज टॉर्क। सेंटर ऑफ एक्सिस इज द मेन रीजन बिहाइंड टॉर्क। एग्जाम्पल्स आपको कई सारी दे चुका हूँ। अब टॉर्क की इक्वेशन वगैरह की बात करते हैं जी, ज़रा इक्वेशन वगैरह बनाते हैं। इसकी दो तरीके हैं हमारे पास इक्वेशन बनाने के। एक हम ज़रा इस बड़ी ऑब्जेक्ट के एतबार से बना लेंगे, एक हम छोटी ऑब्जेक्ट के एतबार से बना लेंगे। दोनों में इक्वेशन एक ही बनती है जी, कोई इतना इशू नहीं होता, इक्वेशन एक ही बनती है। आपकी मर्जी है, आप अपने पेपर्स में कोई एक अटैम्प्ट करना।
तो टॉर्क क्या होता है जी, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट में एक सेंटर ऑफ एक्सिस लेकर आ जाए, ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से फिक्स कर दें, वो पॉइंट रोटेट नहीं करता, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ एक्सिस। अगर एक ऑब्जेक्ट में सेंटर ऑफ एक्सिस पाया जा रहा होता है तो फिर फिर जब आप फोर्स लगाते हो तो उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट में टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा, ऑब्जेक्ट गोल घूमने लगेगा, एक टर्निंग इफेक्ट उसके अंदर पैदा हो जाएगा, टर्निंग इफेक्ट ड्यू टू फोर्स। तो इस टर्निंग इफेक्ट को जो आपके फोर्स लगाने की वजह से ऑब्जेक्ट में पैदा हो गया है, इस टर्निंग इफेक्ट की वजह से आपका ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है, इसको हम कहते हैं टॉर्क। टॉर्क का सिंबल होता है जी ये ग्रीक लेटर है, टी नहीं है, ये ग्रीक लेटर है, इसको हम पढ़ते हैं ताऊ, ताऊ पढ़ा जाता है। ये टी की तरह का शेप बना हुआ है इसका, लेकिन ये टी नहीं होता। टी तो टेम्परेचर के लिए रखा हुआ है आपने, कैपिटल टी टेम्परेचर के लिए रखा हुआ है, स्मॉल टी टाइम के लिए रखा हुआ है। तो टॉर्क का सिंबल हमारे लिए ये ग्रीक लेटर है, जबकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है जी फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। ये दोनों वेक्टर्स हैं जी, ये फोर्स भी वेक्टर होता है और ये जो आर है ये भी वेक्टर होता है। मोमेंट आर्म कहते हैं। मोमेंट आर्म किसको कहते हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ डेरिवेशन में, चले मैं बता ही देता हूँ। मोमेंट आर्म क्या होता है जी, सपोज करें ये आपके पास सेंटर ऑफ एक्सिस हो गया ओ, और ये आपका सेंटर ऑफ एक्सिस है ना। अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे तो ये गोल घूमेगा। सपोज करें जी मैं ये ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ ए पॉइंट पर। तो अब ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें सेंटर ऑफ एक्सिस पाया जा रहा है, ए पॉइंट से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स में एक स्ट्रेट लाइन में लगा रहा हूँ, लेकिन यहाँ फोर्स की वजह से टॉर्क पैदा हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट गोल घूमने लगेगा। अब ये जो जिस पॉइंट पर हम फोर्स लगा रहे हैं यानी कि ए पॉइंट और सेंटर तक का फासला, ये कहलाता है मोमेंट आर्म। पॉइंट ऑफ फोर्स और सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म। ठीक है, यानी कि जो सेंटर है वहां से जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हो वहां तक का फासला, दैट इज कॉल्ड द मोमेंट आर्म। तो ये आर जो है ये मोमेंट आर्म हो गया और एफ जो होता है ये फोर्स है। ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर आप गौर से देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट है। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये मोमेंट आर्म क्या है, डिस्टेंस होता है, एक खास डायरेक्शन में होता है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों के बीच में मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, इसका मतलब हो गया ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। और हमें पता है जी कि जब हमारे पास दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो फिर ये जो टॉर्क आ रहा होगा ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो ये वेक्टर प्रोडक्ट है बिटवीन फोर्स एंड मोमेंट आर्म। फोर्स भी एक वेक्टर है, रेड ये जो मोमेंट आर्म है ये भी एक वेक्टर है, और ये जो दोनों मल्टीप्लाई होकर टॉर्क बन रहा है, टॉर्क भी एक वेक्टर होता है। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें डायरेक्शंस होती हैं, डायरेक्शंस में अभी आपको बताता हूँ क्या डायरेक्शंस होती है। तब ये वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर प्रोडक्ट है जी बिटवीन फोर्स और मोमेंट आर्म। और आप जानते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट में अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होता है तो हम कैसे निकालते हैं, एफ आर साइन थीटा, ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। जो वेक्टर आ रहा है ना आपके पास टॉर्क, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये एफ आर साइन थीटा। और इसकी डायरेक्शन में अभी आपको बताता हूँ इसकी डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है। ठीक, तो ये टॉर्क की डेफिनेशन हो गई, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क का सिंबल टाउ, टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। टॉर्क एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि दो वेक्टर से मिलके बन रही है, याद है ये एक वेक्टर प्रोडक्ट हो गया। अब चूंकि ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है और टॉर्क जो आ रहा है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब है इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया एफ आर साइन थीटा। जबकि इसकी डायरेक्शन जो है वो निकाली जाती है राइट हैंड रूल से। ये हमने वेक्टर प्रोडक्ट में भी पढ़ा हुआ है कि जब हमारे पास दो वेक्टर्स होते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो फिर हमें नतीजा क्या मिलेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है सी के नाम से। हमने बताया था आपको उस टाइम पे कि इसका सी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, ए बी साइन थीटा, और सी की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से निकालते हैं। तो इसलिए ये चूंकि एक वेक्टर प्रोडक्ट है लिहाजा टॉर्क की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से निकालेंगे। ठीक है, राइट हैंड रूल से निकालते हैं। अच्छा जी, अब डायरेक्शंस क्या होती हैं जी, तो राइट हैंड रूल वाली डायरेक्शंस आपको याद होंगी, या तो पेपर से बाहर निकलती हुई होती हैं या पेपर के अंदर जाती हुई होती है। ठीक है जी, तो अभी इसी डायग्राम को ले लो, हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं जी, इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं और इसकी वजह से हमारे पास ऐसा मोशन पैदा हो रहा है, ये इस तरह का हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है। ये जो घूम रहा है ना इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक
वाइज रोटेशन पैदा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, घड़ी एंटी क्लॉकवाइज, आपको पता है ना घड़ी यूं घूमती है, घड़ी जो है यूं घूमती है। एंटी का मतलब हो गया अपोजिट, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया घड़ी जैसे घूमती है उसके अपोजिट। तो ये देख लो घड़ी के अपोजिट में घूम रही है। तो मैंने फोर्स लगाई, हमारे पास जो रोटेशन पैदा हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पैदा हो रहा है। अब इस सिचुएशन में हम देखते हैं डायरेक्शन क्या है। राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। आप यहाँ पर इसको एक प्लेन मान लें, इसको एक कागज पे ड्रॉ किया हुआ है, अब इस पर अपना राइट हैंड रखें। राइट हैंड की जो उंगलियां हैं वो इस डायरेक्शन में आनी चाहिए, रोटेशन की डायरेक्शन में। यानी आप अपना सीधा हाथ ऐसे रखोगे, या आपकी पहली उंगली, या दूसरी उंगली, या तीसरी उंगली, या चौथी उंगली, या आपका अंगूठा होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, अब आप देख लो आपकी उंगलियों की डायरेक्शन कैसी हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है ना। तो आप इस डायग्राम पे अपना राइट हैंड रखें। इस तरह के जो आपकी उंगलियां हैं वो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब अगर आप अंगूठा देखोगे तो अंगूठा बाहर निकलता हुआ है, ऐसे बाहर निकलता हुआ, आउटवर्ड। ये टॉर्क की डायरेक्शन होगी। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पैदा हो रहा है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव टॉर्क। पॉजिटिव टॉर्क कहा जाता है इसको। और पॉजिटिव टॉर्क की डायरेक्शन कैसी है जी, आउटवर्ड, बाहर निकलती है। राइट हैंड रूल से निकालिए। ठीक है, इसी तरह आप दूसरे टाइप की डायरेक्शन देख लेते हैं। सपोज करें जी ये हमारे पास एक गोल ऑब्जेक्ट है, ये उसका सेंटर ऑफ एक्सिस है। अब मैं फोर्स जो है वो ऐसे नीचे की तरफ लगा रहा हूँ, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ। हम जानते हैं जी यहाँ आइडिया है कि अब हमारे पास ऐसा रोटेशन पैदा होगा। अब ये जो रोटेशन है ये हमारी जैसे घड़ियों की सुई चलती है ऐसे ही हो रहा है, घड़ियों की सुई की तरह ये मूव कर रहा है जी। 3, 3 से 4, 4 से 6, 6 से 9, 9 से 12। तो इस तरह के रोटेशन को हम कहते हैं क्लॉक वाइज रोटेशन। तो जब हमने नीचे की तरफ फोर्स लगाई तो हमारे पास क्लॉक वाइज रोटेशन पैदा हो रहा है। अब हम देखेंगे क्लॉक वाइज रोटेशन के अंदर डायरेक्शन कैसे होती है, वही राइट हैंड रूल। अब आपने इस जगह पर अपना राइट हैंड रखना है, उंगलियों की डायरेक्शन आपकी क्लॉक वाइज होनी चाहिए। अब जब आप रखोगे तो अब आपका अंगूठा स्क्रीन के अंदर या कागज के अंदर जा रहा होगा, अंदर की तरफ जा रहा होगा। ये टॉर्क की डायरेक्शन हो गई इनवर्ड। इस वाले टॉर्क को हम कहते हैं नेगेटिव टॉर्क, नेगेटिव टॉर्क कहते हैं। और नेगेटिव टॉर्क की डायरेक्शन कैसी हो गई, इनवर्ड, अंदर की तरफ। ये इसकी डायरेक्शन हो जाती है। तो दोबारा रिपीट करते हैं, टॉर्क क्या होता है, जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें सेंटर ऑफ एक्सिस पाया जा रहा हो, ऐसे ऑब्जेक्ट में जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो फिर हमारे पास एक रोटेशन पैदा होगा, फोर्स एक टर्निंग इफेक्ट डेवलप करता है। इस टर्निंग इफेक्ट को आप कहते हो टॉर्क। टॉर्क का सिंबल जो है वो ये ग्रीक लेटर है ताऊ। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या है जी, जिस पॉइंट पर आपने फोर्स लगाई है वहां से सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म। फिर उसके बाद टॉर्क को हम कहते हैं कि टॉर्क जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है, इसी वजह से हमने यहाँ क्रॉस लगाया हुआ है। ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन अगर हम दोहराएं तो दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो और आंसर जो है वो भी एक वेक्टर हो तो इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है। ये दोनों वेक्टर्स है, फोर्स और मोमेंट आर्म, और ये जो टॉर्क आ रहा है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी ये मैंने लिख दिया, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब जाहिर बात है टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, वही क्रॉस प्रोडक्ट वाला मैग्नीट्यूड क्या होता है, एफ आर साइन थीटा, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन हम निकालते हैं राइट हैंड रूल से। मैंने आपको दोनों डायरेक्शंस निकाल के दिखा दी। हमने ये ऑब्जेक्ट लिया, इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाई, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पैदा हो रहा है। जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पैदा होता है तो आपका जो टॉर्क है वो पॉजिटिव कहलाएगा और उसकी डायरेक्शन होती है स्क्रीन या कागज से बाहर निकलती हुई। किस तरह मालूम किया, आपने अपने राइट हैंड को ऐसे रखा कि आपकी जो उंगलियां है वो एंटी क्लॉकवाइज बन जाए, एंटी क्लॉकवाइज बन जाए। तो अब आप अपने अंगूठे को देखो वो बाहर निकल रहा है। तो अगर हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पैदा हो रहा है ना तो आप कहोगे पॉजिटिव टॉर्क आया हुआ है यहाँ पे और उसकी डायरेक्शन जो है बाहर निकलती हुई होती है। इसी तरह अगर आप नीचे की तरफ फोर्स लगाए तो अब यहाँ पे जो रोटेशन पैदा होगा वो क्लॉकवाइज है। राइट हैंड को अपने इस तरह रखो कि आपकी उंगलियां क्लॉकवाइज बन जाए, तो फिर आपका अंगूठा स्क्रीन के अंदर या कागज के अंदर जा रहा होता है। ऐसे टॉर्क को हम कहते हैं नेगेटिव टॉर्क और इसकी डायरेक्शन हो जाती है इनवर्ड। तो अगर आप देख रहे हो कि आपकी गाड़ी का टायर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, आप कहोगे इसमें पॉजिटिव टॉर्क आया और डायरेक्शन बाहर निकल रही है। अगर आप देख रहे हो, जैसे कि सपोज करें, मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये टायर है सपोज करें,
ये टायर है। अब हम देखते हैं जी कि ये टायर जो है ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो हम कहेंगे यहाँ पॉजिटिव टॉर्क डेवलप हुआ हुआ है। और डायरेक्शन हम क्या शो करेंगे जी, डायरेक्शन हम शो करेंगे ऐसी बाहर निकल के। इसी तरीके से अगर मैं देखता हूँ कि मेरे पास ये टायर है और टायर जो है वो ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, ऐसे घूम रहा है, तब मैं कहूँगा यहाँ नेगेटिव टॉर्क पैदा हुआ हुआ है। और इसकी डायरेक्शन में क्या शो करूँगा, इसकी डायरेक्शन में शो करूँगा अंदर घुसती हुई, ऐसे अंदर घुसती हुई डायरेक्शन शो करेंगे, इनवर्ड। ये इसकी डायरेक्शन से जाती है। अच्छा जी, अब आते हैं इसके फॉर्मूले को थोड़ा सा ड्राइव करते हैं, इसके फॉर्मूले के हवाले से बात करते हैं। ये जो है एफ आर साइन थीटा, इसके हवाले से थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कैसे बनाया हुआ है। मैंने आपको बताया ना, एक और बड़े लेवल पे तो हमने तो ये बात करी है बड़े लेवल पे। अब जरा छोटे पार्टिकल टाइप के ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं और उस पर देखते हैं जी टॉर्क क्या है। तो लेट सपोज हमारे पास ये एक छोटा सा पार्टिकल है जी ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पर इसका मास होगा अपना एम मास है, तो बहुत ही डॉट नुमा पार्टिकल है। ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे जाहिर बात है पार्टिकल है, तो हम पार्टिकल के लिए हमने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो कंसीडर कर लिए। ये हमारा कहलाता है एक्स एक्सिस, ये हमारा कहलाता है वाई एक्सिस, ये होता है ऑरिजिन। पोजीशन वेक्टर मैंने आपको बताया हुआ है जी, पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा होगा। कोऑर्डिनेट में जो ओरिजिन होता है वहां से स्टार्ट होता है और जिस पॉइंट की लोकेशन जाहिर कर रहा होता है पॉइंट की लोकेशन तक होता है। तो हम यहाँ पर इस पॉइंट का, इस ए पॉइंट का, इस ऑब्जेक्ट का, इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर। इस पोजीशन वेक्टर को हम आर से डिनोट करेंगे। ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर आर। ठीक है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। ये ए पॉइंट है जी, इस पॉइंट पर हमने फोर्स अप्लाई करनी है। ये एक छोटा सा पार्टिकल है। ठीक है, अगर आप इसको बड़े ऑब्जेक्ट पे देखोगे तो ये ए पॉइंट वो है जी जहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई करनी है। और ये ओ क्या है जी, सेंटर ऑफ एक्सिस। ठीक है, ए पॉइंट क्या है, जब भी आप देखेंगे मैं इस पर फोर्स अप्लाई करूंगा तो ए पॉइंट वो पॉइंट हो गया जो जिस पॉइंट पर आप फोर्स अप्लाई करते हो, और ओ क्या होगा, सेंटर ऑफ एक्सिस। अब ये जो डिस्टेंस होता है ये मोमेंट आर्म कहलाता है। तो ये आर जो है ये पोजीशन वेक्टर भी है, मोमेंट आर्म भी है। जैसे कि इधर ये देख लें, ये ए पॉइंट है, ये ओ है, ये आर। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर बताया था मैंने नीचे की डायग्राम में। तो मेरे पास एक पार्टिकल है जी ए पॉइंट पर। मैंने क्या करा, उस पार्टिकल की पोजीशन जाहिर करी जी बाय ड्राइंग अ पोजीशन वेक्टर। मैंने कोऑर्डिनेट बनाए, ओ से एक पोजीशन वेक्टर बना दिया। ये पोजीशन वेक्टर हो। अब मैं इस ए पॉइंट पर ऐसे इस तरफ जो है ऊपर की तरफ मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ। ये मैंने क्या अप्लाई करी, एक फोर्स अप्लाई करी। अब इस फोर्स अप्लाई करने की वजह से कंसीडर करें कि ये ऑब्जेक्ट रोटेट करने लग जाता है, रोटेट करने लग गया इस फोर्स अप्लाई करने की वजह से, ऐसे गोल गोल घूमने लग गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ए पार्टिकल, एक ए पॉइंट पर एक पार्टिकल है, पोजीशन वेक्टर मैंने उसका ड्रॉ कर दिया। ए पॉइंट पर मैंने एक फोर्स अप्लाई की, लेकिन मैं देखता हूँ कि इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होते हैं। ये गोल घूमने लग गया ये पार्टिकल, और इसका जो मोशन है वो ऐसा है जी एंटी क्लॉकवाइज। अब ये गोल घूम रहा है। अब फोर्स की डायरेक्शन तो ऊपर है, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे घूम रहा है। सो लेट्स रिजॉल्व दिस वेक्टर। इसको हम वेक्टर को, इस फोर्स को इसके कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं। तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे जी। एक ये वाला कंपोनेंट बनेगा, इसको आप कहते हो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ए हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ए मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होता है, एफ कॉस थीटा। और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया जी, और ये कितना होता है, एफ साइन थीटा। अब ये जो ओरिजिनल फोर्स ये खत्म हो गई, दो इसके कंपोनेंट बना दिए। साफ नजर आ रहा है जी कि ये जो एफ कॉस थीटा है ये ए पॉइंट पर पैरेलल लग रहा है। यानी अगर ये फोर्स लग रही होती तो हमारा ए पॉइंट रोटेट नहीं कर रहा होता, बल्कि इस फोर्स की डायरेक्शन में जा रहा होता, जो कि ऐसा नहीं है। इसका मतलब है ये बेकार है, ये जीरो है, इसका कोई असर नहीं हो रहा। ठीक है, आप एफ कॉस थीटा की डायरेक्शन देखो। एफ कॉस थीटा की डायरेक्शन कैसी है जी, ऐसी। इसका मतलब है अगर ये कुछ होती, कुछ भी वैल्यू होती, तो आपका ये ए पार्टिकल इसी लाइन में, इसी इसी फोर्स की डायरेक्शन में मूव करता, लेकिन ये मूव इस डायरेक्शन में नहीं कर रहे, तो रोटेट हो रहा है। इसका मतलब है एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। एफ कॉस थीटा कुछ भी नहीं है, ये फोर्स, ये मोशन पैदा नहीं कर रहे। एक ही फोर्स बची है जी, एफ साइन थीटा। और इस एफ साइन थीटा की वजह से आपका ये जो ए पार्टिकल है ये रोटेट कर रहा है। तो रोटेट हो रहा है जी ड्यू टू एफ साइन थीटा। अब यहाँ टॉर्क का फॉर्मूला बना लेते हैं। टॉर्क पैदा हुई है जी, दो चीज़ें हैं, एक पोजीशन वेक्टर आर, एक पोजीशन वेक्टर आर, और एक एफ साइन थीटा। ठीक है जी। और हम जानते हैं जी कि अगर दो वैल्यूज होती हैं, साइन थीटा होता है तो ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा किसका, एफ
क्रॉस आर। तो ये उसका वही हमने दूसरे तरीके से फॉर्मूला बना के देख लिया। वही फॉर्मूला मैंने आपको बड़ी डायग्राम में बनाया था, यहाँ मैं आपको छोटी डायग्राम में बना दिया। तो ये ए पार्टिकल है आपका, यहाँ पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो ऊपर की तरफ, ये रोटेट कर रहा है। जब ये रोटेट कर रहा है इसका मतलब क्या है, इसमें से जो एफ कॉस थीटा है वो बेकार है, एफ साइन थीटा इज रोटेटिंग दी ऑब्जेक्ट। एफ साइन थीटा की वजह से आपका ये बॉडी जो है वो गोल गोल घूम रही है। तो हमने इसको फोर्स को लिया, ये हमारा डिस्टेंस हो गया, इसको हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, दैट इज द वर्क डन। वर्क डन कैलकुलेट करें ना, वर्क डन कैसे मालूम करते हो आप, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो ये अब हमने फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट वर्क डन निकाल लिया। अब ये एफ आर एफ साइन थीटा, ये तो ये मैग्नीट्यूड हो गया किसका, क्रॉस प्रोडक्ट का। तो हमने पूरा क्रॉस प्रोडक्ट बना दिया, ये टॉर्क का फॉर्मूला हो गया। टॉर्क के यूनिट की बात कर लेते हैं जी, यहीं पर ही लिख लेते हैं इसका यूनिट। इसका यूनिट होता है जी न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और ये जो मोमेंट आर्म है ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का मीटर होता है, लिहाजा न्यूटन मीटर इसका यूनिट हो गया। यही यूनिट जो है वर्क का भी बनता है, न्यूटन मीटर। अब जो कंफ्यूजन हो जाएगी, टॉर्क का भी न्यूटन मीटर है, वर्क का भी न्यूटन मीटर है, तो वहां पर हमने न्यूटन मीटर को जूल कहना शुरू कर दिया था। तो वर्क का यूनिट टॉर्क का यूनिट सेम होता है दोनों का, न्यूटन मीटर। बस हम डिफ्रेंशिएट पैदा करने के लिए इसको न्यूटन मीटर ही कहेंगे, उसको हम जूल कहने लग जाते हैं। तो ये हो गया जी पहली चीज टॉर्क। ये तो हमने टॉर्क की बात करी। अब उसके बाद दूसरी चीज होती है जी कपल। दूसरी चीज क्या होती है, कपल। कपल भी समझ लेते हैं जी थोड़ा सा, कपल क्या होता है। इस चैप्टर में जो सेकंड टर्म आपके पास आ रहा है वो है जी कपल। कपल एक कॉमन सा वर्ड है जी, ये हमारी आम लाइफ में बड़ा यूज होता है जी। कपल का मतलब होता है, जैसे हमारे यहाँ आम मवालियों की लैंग्वेज के अंदर कपल कहा जाता है जी, एक लड़का एक लड़की, उसको कपल कहा जाता है। दोनों एक ही चीज़ है, बायोलॉजी की टर्म्स के अंदर दोनों एक ही स्पीशीज है, बस वो दिमागी तौर पे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, यानी थोड़ा बहुत फर्क है, नहीं तो ऑलमोस्ट सिमिलर। ये जरा ध्यान में रखिएगा कपल को समझने के लिए, ऑलमोस्ट सिमिलर, थोड़ा सा फर्क है, एक लड़का है एक लड़की है। नहीं तो बाकी तो दोनों के अंदर वही 4 चैम्बर वाले दिल हैं, दिमाग है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, दोनों मैमलिया से ताल्लुक रखते हैं, बाकी हर चीज़ सेम है, सिर्फ थोड़ा बहुत मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस पाया जा रहा है कपल्स के अंदर, जो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज का कपल होता है। अब यहाँ फिजिक्स में कपल क्या होता है जी, लेट सपोज ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, ये इसका हमने सेंटर लगा दिया O। अब यहाँ पर मैं 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर फोर्स लगाऊं, एक मैं लगा रहा हूं जी A पॉइंट पर फोर्स ऊपर की तरफ, और एक मैं B पॉइंट पर लगा रहा हूं फोर्स नीचे की तरफ। 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर फोर्स लगा रहा हूं, ये दोनों फोर्स सेम हो, मैग्नीट्यूड के एतबार से सेम है, फर्क क्या है जी, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो इन दोनों फोर्सेस को हम कहते हैं कपल। वही एक मामूली सा फर्क, दोनों सेम मैग्नीट्यूड की है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इन दोनों फोर्सेस को आप कहोगे कि ये कपल हो गई। वो यार ये ना, एक आदमी एक औरत। if two similar forces acting at different points and in different direction, it is called couple। पॉइंट्स भी अलग अलग होने चाहिए सर, ये नहीं है एक ही पॉइंट पर आपने दोनों फोर्स लगा दी, यहाँ पर दूसरी फोर्स भी लगा दी, फिर तो ये कैंसिल हो जाएंगी। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन का रिएक्शन, फिर तो ये कैंसिल हो जाएंगी, फिर तो फोर्स ही नहीं रहेगी। तो पॉइंट अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग जगह पे बननी चाहिए ये। तो कपल क्या होता है जी, 2 फोर्सेस होती हैं, मैं लिख देता हूं, 2 फोर्सेस, 2 फोर्सेस होती हैं हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, अगर एक 10 न्यूटन है तो दूसरी भी 10 न्यूटन होगी, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स, मुख्तलिफ पॉइंट्स पर, दोनों अलग अलग पॉइंट्स पर एक्ट कर रही होंगी, एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स। वजह मैं बता चुका हूं कि अगर आप एक ही पॉइंट पर लगा दोगे तो फिर वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो कैंसिल हो जाएंगी। 2 फोर्सेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स एंड इन डिफरेंट डायरेक्शन, एंड इन डिफरेंट डायरेक्शन, और अलग अलग डायरेक्शंस में एक्ट कर रही हो, ठीक है, इसको हम कहते हैं कपल। ये तो हो गया कपल जी, 2 फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, अलग अलग पॉइंट्स पर लग रही होती हैं, और अलग अलग डायरेक्शंस में लग रही होती है, ये तो हो गया जी कपल। अब आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है जी, इसमें सेंटर ऑफ एक्सिस पाया जा रहा है O, यानी यहाँ पर मैं फोर्स लगाऊंगा तो टॉर्क पैदा होगा।
अब अगर हम इस डायग्राम को गौर से देखें, या चले मैं इसको दोबारा नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ, तो नीचे ड्रॉ नहीं करता, ये भी दिखा देता हूँ ना। हाँ, अब यहाँ पर ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जी, इसमें सेंटर ऑफ एक्सिस पाया जा रहा है। इट मीन्स कि यहाँ फोर्स लगेगी तो टॉर्क पैदा होगा। यहाँ दो फोर्सेस लग रही है, एक ए पॉइंट पर लग रही है, एक बी पॉइंट पर लग रही है, दोनों कपल है। गौर से देखिए तो दोनों फोर्स एक ही जैसा टॉर्क पैदा करने की कोशिश करेंगे, यानी इनका जो रोटेशन होगा वो एक ही जैसा होगा। ये वाली जब फोर्स आपकी जो है, ए वाली जो फोर्स है, ये ऐसा क्लॉकवाइज रोटेशन पैदा करेगा, और ये वाली जो फोर्स है ये भी क्लॉकवाइज रोटेशन पैदा करेगा। दोनों सेम रोटेशन पैदा कर रहे हैं क्लॉकवाइज। इसका मतलब है इनका जो नेट टॉर्क होगा वो दोनों का ऐड हो रहा होगा। हमने पढ़ा है ना, ये तो हमने फोर्स वाले में कहा, अगर हमारे पास एक फोर्स ये लग रही है, सिमिलर डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो फिर हमें नेट निकालना होता है तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं। और अगर एक फोर्स हमारी ऐसे लग रही होती है, दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में लग रही होती है, तो फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं नेट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों जो फोर्स हैं वो सिमिलर डायरेक्शंस में रोटेशन पैदा कर रही हैं, दोनों क्लॉकवाइज रोटेशन पैदा कर रही हैं, तो इन दोनों की वजह से जो टॉर्क पैदा होगा ना वो ऐड होगा। तो टोटल टॉर्क जो है, टोटल टॉर्क वो कितना हो जाएगा? टॉर्क प्रोड्यूस बाय फर्स्ट फोर्स प्लस टॉर्क प्रोड्यूस बाय सेकंड फोर्स। यानी ये जो फोर्स है, ये वाली जो फोर्स है, ये जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगी उसको हम कहेंगे T1 टॉर्क 1। ये वाली जो फोर्स है, ये जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगी इसको आप कहोगे T2 यानी टॉर्क। और दोनों का मिला के जो नेट होगा वो हम प्लस से निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि दोनों जो है एक ही जैसा रोटेशन पैदा कर रही है। अगर एक क्लॉकवाइज दूसरी एंटी क्लॉकवाइज पैदा कर रही है तो फिर माइनस करते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर चूंकि इस ऑब्जेक्ट में कपल लग रहा है, तो हमारे पास जो टोटल टॉर्क, नेट टॉर्क आ रहा होगा वो हम कैसे निकालेंगे? दोनों टॉर्क को ऐड करके। ठीक है जी। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है जी फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। ये वाला फॉर्मूला ले रहा हूँ, ठीक है, वेक्टर्स वाला, मैग्नीट्यूड वाला नहीं ले रहा। अब यहाँ पर इस टॉर्क में हम लिख देते हैं जी फोर्स मल्टीप्लाई बाय R1। R1 हो गया जी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये हो गया आपका R1। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम बोल देंगे R2, ये हो जाएगा सेकेंड मोमेंट आर्म। ठीक है जी। तो अब हम टॉर्क की वैल्यूज लिखते हैं जी। ये जो टॉर्क है ये फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म, ये जो टॉर्क है फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म, तो ये प्लस यहाँ पर फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म R2। अच्छा, अब एक दोनों की चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है ना फोर्स की, तो एक फोर्स को हम माइनस कर देंगे क्योंकि डायरेक्शन दोनों की अपोजिट हो गई। ठीक है जी। अब हम खोलते हैं जी F मल्टीप्लाई बाय R1 प्लस माइनस माइनस F मल्टीप्लाई बाय R2। F कॉमन ले लेते हैं जी हम, फोर्स मल्टीप्लाई बाय क्या बचा ब्रैकेट में? R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। इस R1 माइनस R2 को हम R कह देंगे। इस R1 मल्टीप्लाई बाय R1 माइनस R2 को आप एक सिंपल R से डिनोट कर लोगे। ये हो गया जी नेट टॉर्क, दैट इज द नेट टॉर्क। इसमें ये जो R है, इस R से मुराद होगा जी दोनों फोर्स के दरमियान डिस्टेंस, यानी कंबाइंड डिस्टेंस। ये पूरा डिस्टेंस ये R कहलाएगा, ये पूरा डिस्टेंस जो है ये R कहलाएगा। ठीक है जी। तो हमारे पास R कैसे निकालते हैं मैं ये दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से लेके, मैंने कहीं लिखा है, यहाँ लिख देता हूँ। देखिए जी, यहाँ से लेके ये हो गया R1, ठीक है, और यहाँ से लेके ये हो गया R2। ठीक है, और दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे ना, ये पूरा डिस्टेंस जो है ये हम R कह रहे हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड दी R। ठीक है, ये O है। ये हो गया जी हमारे पास। ये जो टॉर्क आ रहा है ना, नेट टॉर्क, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय नॉट अ सिंगल फोर्स बट अ कपल। क्योंकि ये जो नेट टॉर्क आ रहा है ये एक फोर्स से पैदा नहीं हो रहा है, ये देखें दो फोर्सेस से पैदा हो रहा है, एक पूरे कपल से पैदा हो रहा है। तो इस टॉर्क को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट, अच्छा, टॉर्क का एक और नाम होता है मोमेंट, मोमेंट ऑफ फोर्स। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ कपल। तो मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला बना F मल्टीप्लाई बाय R। F क्या हो गई? दोनों फोर्स में से कोई सी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो, और R क्या हो गया? दोनों फोर्स के दरमियान डिस्टेंस। ये होता है जी मोमेंट ऑफ कपल और कपल। ठीक है, तो कपल क्या होता है? एक ऐसी फोर्स का पेयर होता है जो कि सेम फोर्स होती है, अपोजिट डायरेक्शन होती है और अलग अलग पॉइंट पर लग रही होती है।
अब इस तो अगर आप एक ऑब्जेक्ट में जिसमें टॉर्क पैदा होना यानी कि सेंटर ऑफ एक्सिस हो, तो अब अगर आप उस ऑब्जेक्ट में कपल लगाओगे तो फिर एक दोनों फोर्सेस सिमिलर टॉर्क पैदा करेंगी, यानी कि दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक ही जैसा रोटेशन पैदा हो रही होंगी, और जो आपका कपल बनता है ना, आपका जो टॉर्क बनता है उसको आप कहते हो मोमेंट ऑफ कपल, और उसका फॉर्मूला क्या हो गया, एफ मल्टीप्लाई बाय आर। तो ये कपल का टॉपिक था, बहरहाल ये मैंने पढ़ा दिया, बट दिस इज इन रिड्यूस सिलेबस, ये आपके रिड्यूस सिलेबस में ये नहीं आता, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज सच। ठीक है, तो आप लिख दो इसको चाहो तो कि ये नॉट इंपॉर्टेंट। असल चीज़ जो है यहाँ पर एक ये टॉर्क है, इक्विलिब्रियम है, और बस एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन है। तो ये हमने देखा जी टॉर्क और कपल देख लिया हमने, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि टाइम हमारा 2 मिनट रह गया है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इक्विलिब्रियम को देखेंगे। इक्विलिब्रियम और एंगुलर मोमेंटम एक ही क्लास में हम दोनों को निपटा देंगे, और ये हमारा जो है वो चैप्टर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आज हम अपनी क्लास को यहीं पर ही वाइंड अप करने जा रहे हैं।